तो इनसे फाइट करना थोड़ा मुश्किल होगा इन सब बुड्ढों के लिए, जिनको कि आसानी से ये हरा देंगे। आसानी से मेरा मतलब है लो टू मिड डिफिकल्टी के बीच में आएगा। बट तो आज हम बात करने वाले वन पीस के वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर्स के बारे में, जिनको कि वैसे हम वन पीस के ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से ही देखते हैं, लेकिन आज तक उनके बारे में पूरी तरीके से पता ही नहीं चला है। मैं बात कर रहा हूँ फाइव एल्डर्स की, और आज इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि आखिर ये 5 बुड्ढे कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और इनका हर चीज के बेसिस पर कंपेरिजन करेंगे। पावर्स, एबिलिटीज, दूसरे कैरेक्टर से फाइट, दूसरे कैरेक्टर्स की एबिलिटी से कंपैरिजन, ये सब चीजें देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो सबसे पहले तो आखिर ये 5 घूसट बुड्ढे हैं कौन, क्योंकि इन बुड्ढों ने ओहारा खत्म कर दिया, लुलूशिया किंगडम का नामो निशान मिटा दिया, इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह मानते हैं, और जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं उनको भी अपने जूते की नोक पर रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इनकी खुद की पावर है। ये सारी पावर्स एंड अथॉरिटी आती है इनके हाथ में सिर्फ एक कैरेक्टर की वजह से, वो है ईमू। अब वैसे ईमू के बारे में किसी को पता तो नहीं है, लेकिन वन पीस की पूरी हिस्ट्री के बारे में पता होना और ईमू के बारे में पता होना, यही काफी बड़ी अथॉरिटी पे ले आता है तुमको। और भले ही ईमू के बारे में सेलेस्टियल ड्रैगन्स को भी नहीं पता है, लेकिन होली नाइट्स को पता है, इसलिए ये लोग और होली नाइट्स काफी ज्यादा स्पेशल हैं। अब वैसे ये डिक्लेयर तो नहीं कराया गया है कि सारे के सारे होली नाइट्स को पता है ईमू के बारे में, बट मुझे तो यही फील आती है, और वो फील कैसे आ रही है वो तुम्हें इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। अब ओडा सेंसेई यानी वन पीस के क्रिएटर ने इन बुड्ढों को लेके कितनी ज्यादा हाइप बनाई है, तुम इसी चीज से समझ सकते हो कि इन बुड्ढों को फर्स्ट टाइम हमें दिखाया गया था चैप्टर 233 में। इनकी डेविलिश फॉर्म की शेडो हमें दिखाई गई थी ऑलमोस्ट 1000 चैप्टर के आसपास, और इनकी रियल फॉर्म एंड फाइट हमें दिखाई जाती है लूफी के साथ 1123 चैप्टर में। मतलब ऑलमोस्ट 1000 चैप्टर बाद हमें ये बुड्ढे एक्शन में शो करे जाते हैं, जिस पे कि मैंने वीडियो बना रखी है, यू कैन चेक इट आउट इफ यू वांट। और वैसे तो सैटर्न कैसे मारा जाता है इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी थी, बट यार कॉपीराइट स्ट्राइक आने की वजह से वो टेक डाउन करी जा चुकी है। इसलिए कहता हूँ मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लो, क्योंकि उस पे भी मैं वन पीस से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस पे भी रेगुलर वीडियोस आती रहती हैं स्पॉयलर्स एंड थ्योरीज से रिलेटेड। खैर इन बुड्ढों पे वापस आए तो वैसे तो इन बुड्ढों के पास काफी सारे काम है, लेकिन इनकी प्रायोरिटी सिर्फ 3 चीज है: प्रोटेक्टिंग द 800-year-old हिस्ट्री, प्रोटेक्टिंग ईमू एंड हिज और हर एग्जिस्टेंस, एंड लास्ट सर्विंग एंड फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ ईमू। ये 3 चीज मेजरली ये करते हैं, बाकी सब चीज जाए भाड़ में। अब इन 5 बुड्ढों के बारे में अगर सेपरेटली बात करी जाए तो सबसे पहला सैटर्न, जो कि साइंस और डिफेंस संभालता है वर्ल्ड गवर्नमेंट का, इसलिए ज्यादातर साइंटिस्ट से भी इसी का मिलना जुलना रहता है। एंड डेट्स वाई वेगापंक से भी यही ज्यादातर बात किया करता था फॉर द वेपन और नई नई इन्वेंशन से रिलेटेड। इसकी डेविल फॉर्म या फिर बोलूं डेविल फ्रूट के बारे में बात करें तो ये बंदा इंसानी मकड़ा है, बट नॉट लाइक स्पाइडरमैन। ये बंदा लिटरली मकड़ा है एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रीपी वन। इसके बाद आता है मार्स, जो कि एनवायरनमेंट की रखवाली करता है। अब ये ऐसा कैसे करता है ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता क्यों ऐसा बोला गया है, क्योंकि लिटरली ये बंदे आइलैंड्स को तबाह कर रहे हैं एक एक झटके में, बट हाँ इसका काम यही है। और इसकी फॉर्म की बात करें यानी डेविल फ्रूट की बात करें तो ये फ्लाइंग डायनासोर जैसा दिखता है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। इसके बाद बात करें वर्कुरी की तो ये जस्टिस संभालता है। अब ये चीज़ ऐसे कैसे करता है ये तो पूछो ही मत। लोगों को बिना किसी रीजन के मारे जा रहा है और पता नहीं कैसे जस्टिस की रखवाली कर रहा है। बट हो सकता है इनकी नज़र में जस्टिस का मतलब सिर्फ ईमू के ऑर्डर्स फॉलो करना हो। खैर रही बात इसकी ओरिजिनल फॉर्म की तो ये एक जंगली सुअर की फॉर्म ले लेता है। इसके बाद बात करें नेज़-ज़ीरो की तो ये फाइनेंस संभालता है, यानी ये वर्ल्ड गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है जबरदस्ती लोगों से जिनके के पास पैसा भी नहीं है, तो वो सारी चीजें ये देखता है। रही बात उसकी डेविल फॉर्म की तो ये हॉर्स के फॉर्म में आ जाता है, नॉट अ नॉर्मल वन, बट सिर्फ कंकाल दिखता है हॉर्स का विदाउट मसल, ब्लड और फ्लैश। और हाँ ये बंदा काफी तगड़ा स्पोर्ट्समैन भी है। इसके बाद बात करें जुपिटर की तो ये एग्रीकल्चर संभालता है, यानी खाने पीने की व्यवस्था देखता होगा सारे के सारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए, बाकी सबकी तो उन्हें पड़ी नहीं है। और बात करूं अगर इसकी ओरिजिनल फॉर्म की तो ये वॉर्म की फॉर्म में आ जाता है। इसके अलावा हमें इन 5 के बारे में 3 चीज तो क्लियर है। सबसे पहली कि ईमू को छोड़ के सारे लोग सेलेस्टियल ड्रैगन्स, होली नाइट्स और सारे इंसान सारे सब के सब इनसे सोशल स्टेटस में नीचे हैं। इसके अलावा ये 5 काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी हैं, इनके एक्शन सीक्रेट्स रखे जाते हैं, यानी लुलूशिया किंगडम के साथ जो हुआ था, ओहारा के साथ जो हुआ था, और जो एगहेड पे भी हो रहा है,
ये सब कुछ सीक्रेसी में रखा जाता है। इवन तुमने एनीमे में भी देखा होगा तो सैटर्न जब नेवी के किसी शिप पे प्रेजेंट था तो सैटर्न ने क्लियरली बोल रखा था कि ज्यादा लोगों को पता ना चले कि वो वहाँ पे प्रेजेंट है। सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही पता था कि सैटर्न वहाँ पे प्रेजेंट है, और उन गिने चुने लोगों में शायद से एडमिरल यानी किजारू आता है और वाइस एडमिरल्स आते हैं। इसके अलावा इनकी कॉमन पावर्स या फिर बोलूं एबिलिटीज जो कि तुम्हें आने वाले एपिसोड्स में भी क्लियरली शो करी जाएंगी, जिनमें से सबसे पहली है टेलीपैथी। ये पांचों एटलीस्ट एक दूसरे से मन ही मन बात कर सकते हैं। अब ये दूसरों से बात कर सकते हैं कि नहीं टेलीपैथी के थ्रू, ये हमें बताया नहीं जाता और ना ही अभी तक ढंग से क्लियर करा गया है, बट एक दूसरे से तो बातें कर ही सकते हैं। आफ्टर दैट कम्स टेलीपोर्टेशन, जो कि तुमने होते हुए देख भी लिया। सैटर्न ने जिस तरीके से एंट्री मारी थी एगट पर, वैसे ही बाकी के चारों एल्डर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा डेविल फ्रूट्स, जो कि सारे के सारे मिथिकल जोन है। अब कौन कौन से डेविल फ्रूट्स है इनके पास, ये चीज मैं तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड यस, ये सारे के सारे डेविल फ्रूट जो है इनके पास वो अवेकन्ड फॉर्म में है, यानी फुल पोटेंशियल पे पावर यूज कर सकते हैं अपने डेविल फ्रूट की। इसके अलावा हाकी, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन पांचों की, लेकिन इन पांचों में भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उस जंगली सुअर की। अब ऐसा क्यों है वो तुम्हें आने वाले एपिसोड में दिखेगा, बट लिटरली इस सुअर की हाकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लूफी की भी फट के हाथ में आ जाती है, जबकि वो गियर 5 में था ऑलरेडी। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस पावर है इन सारे बुड्ढों की, वो है रीजनरेटिव पावर, जिसके पीछे का राज पता नहीं चला हमें कि कैसे कर पाते हैं खुद को ये रीजनरेट। लेकिन इसी पावर की वजह से लूफी गियर 5 में होके भी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। इसके अलावा अगली एबिलिटी की बात करें तो शायद ये सब इमोर्टल हैं, क्योंकि जब आयरन जायंट ने, यानी वो बहुत बड़ा रोबोट है ना, उसने जब अटैक किया था मैरिजुआ पे 200 साल पहले, तब भी सैटर्न प्रेजेंट था। यानी तब और अब दोनों टाइम में उसकी एज सेम है। तो तुम गैस कर सकते हो कि इससे पहले से सैटर्न कब से जिंदा होगा और अभी तक कैसे जीता हुआ आ रहा है। अब क्योंकि सैटर्न के साथ ऐसा है तो 100% बाकी के सारे 5 एल्डर्स के साथ भी ऐसा ही होगा। इसके अलावा ये सारे बुड्ढे लाइफ फोर्स को भी सेंस कर सकते हैं, यानी जो मार्स था वो सम काइंड ऑफ ट्रांसपोंडर स्नेल को दूर था पूरे के पूरे आर्क में, और उसकी लाइफ फोर्स इतनी छोटी होती है लेकिन स्टिल जितने भी स्नेल प्रेजेंट थे पूरे के पूरे आइलैंड पे, उन सबको तबाह कर देता है उनकी लाइफ फोर्स को सेंस करके। इसके अलावा एक एबिलिटी जो कि हमें कंफर्म नहीं करी गई है, लेकिन यार मुझे लगता है कि इनके पास है, दे कैन वॉक ऑन वाटर। तो हुआ ये था बेसिकली कि जब लूफी, जायंट्स ये सारे मिलके भाग रहे होते हैं गेट से, तो उनका पीछा करते हैं ये सारे के सारे बड्डे, लेकिन लूफी एंड जायंट्स ये सब तो शिप पे होते हैं, पानी में होते हैं, तो ये सारे के सारे एल्डर्स समहाउ उनका पानी पे भी पीछा करते हैं। अब उड़ने की बात करें तो सिर्फ मार्स उड़ सकता था, ऐसा भी नहीं है कि ये उड़ के जाते हैं, बट पानी पे कैसे चल के पहुंचते हैं इनके पास ये हमें अभी तक पता नहीं चला है। मांगा में तो नहीं दिखता है, एनीमे में ये चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन खैर, अब 1-on-1 की बात करें कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रांग है उसके डेल फूड के बेसिस पे, उसकी हाकी के बेसिस पे, और ये जो फाइट होगी एगेट पे उसके बेसिस पे, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा कमजोर है सैटर्न, यानी इसकी स्पाइडर फॉर्म के साथ वो सबसे ज्यादा कमजोर है। आफ्टर दैट आता है वॉर्म यानी केंचुआ, देन आता है फ्लाइंग डायनासोर यानी मार्स। आफ्टर दैट जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे वो पावर लेवल्स में मुझे बराबर लगते हैं, एंड दैट इज हॉर्स यानी नर्स जीरो एंड बोर यानी वर्करी। ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वर्करी की जो बॉडी है वो काफी ज्यादा सॉलिड है। रीजनरेट तो सबके सब कर सकते हैं, लेकिन वर्करी पे कोई डैमेज ही नहीं पहुंचा पा रहे थे लूफी और जायंट्स मिलके। रीजनरेट तो बाद में करेगा वो। और नर्स जीरो, इसके पास डेविल फ्रूट पावर्स तो है ही, ऊपर से 5 एल्डर है तो रीजनरेटिव पावर भी है, और उसके ऊपर भी बंदा काफी तगड़ा सोर्समैन है। लिटरली अगर ये चाहता तो पूरे के पूरे एग हेड को 2 हिस्सों में बांट सकता था, लेकिन क्योंकि इन सारे बुड्ढों के अलग अलग गोल्स थे तो इसलिए ऐसा नहीं किया उसने। इसके बाद अगर इन बुड्ढों को सारे के सारे वेपन्स और कैरेक्टर से कंपेयर करें तो सबसे पहले आता है नॉर्मल मरीन, जिसको कि सिर्फ अपने स्टेयर से ये बेहोश कर सकते हैं, और ये चीज होते हुए हमने वन पीस के पिछले एपिसोड में भी देख लिया कि नॉर्मल मरीन को सिर्फ घूरने पर सैटर्न बेहोश कर देता है। तो इनकी फाइट होगी वेरी वेरी लो डिफिकल्टी के साथ। इसके बाद आते हैं कैप्टन्स और वाइस एडमिरल्स, जो कि पावर लेवल्स में मुझे एक जैसे लगते हैं, इसलिए एक साथ इन लोगों को कंपेयर कर रहा हूँ 5 एल्डर्स के साथ। लेकिन हाँ, इसी ग्रुप में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि कोबी, जो कि वैसे तो कैप्टन है लेकिन काफी सारे वाइस एडमिरल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो। और एग्जैक्टली सेम केस है गार्प के साथ, बंदा वाइस एडमिरल है लेकिन आसानी से फ्लीट एडमिरल तक को हरा सकता है, यानी अकाइनु को, जिस वजह से अगर इन दोनों एक्सेप्शंस को हटा दिया जाए तो फाइट होगी वेरी लो एंड लो डिफिकल्टी के बीच। इसके बाद आते हैं पैसिफिस्टास, जिनको कि वेरी लो डिफिकल्टी के साथ ये हैंडल कर लेंगे। इनफैक्ट तुम हैंडल करते हुए भी देखोगे
इस टकले को यानी महात्मा गांधी को सारे पैसिफिस्टास को ठिकाने लगाते हुए सिर्फ एक अटैक में। आफ्टर एट आते हैं सेराफिम्स, जो कि यूँ समझ लो पैसिफिस्टास का एक तरीके से अपग्रेड वर्जन है, जिनके के पास डेल फुट पावर्स भी हैं। तो इनसे फाइट करना थोड़ा मुश्किल होगा इन सब बुड्ढों के लिए। भले ही ये रीजनरेटिव पावर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन सेराफिम्स को हराने में मिड डिफ़िकल्टी तो महसूस होगी इनको। आफ्टर एट आते हैं वॉरलॉर्ड्स, जिनको कि आसानी से ये हरा देंगे। आसानी से मेरा मतलब है लो टू मिड डिफ़िकल्टी के बीच में आएगा। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो कि है मीहॉक। बंदा लिटरली एम्प्रस को टक्कर दे सकता है, तो इसलिए इतना आसान तो होगा नहीं इन बुड्ढों के लिए मीहॉक को हराना। आफ्टर एट आते हैं एडमिरल्स, जिनको कि हराना ऑब्वियसली मुश्किल होगा इन 5 एल्डर्स के लिए, मिड डिफ़िकल्टी में तो आएंगे ही कम। एंड आफ्टर डेट आते हैं एम्पर्स, जिनको कि हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा इन बुड्ढों के लिए। अगर उन एम्पर में से किसी को इनकी रीजनरेटिव एबिलिटी के बारे में पता हो ना, सीक्रेट के बारे में पता हो कि कैसे रीजनरेट कर पा रहे हैं, तो एम्पर्स को हराना ऑलमोस्ट इनके लिए नामुमकिन होगा। अब लूफी को भी इनकी रीजनरेटिव एबिलिटी का जो सीक्रेट है वो नहीं पता था, कैसे उसको अनइफेक्टिव बनाया जाए ये नहीं पता था, इसलिए तो भागना पड़ रहा था लूफी को, नहीं तो इनकी बुरी हालत 100% कर देता वो। डेट्स वाई हाई डिफिकल्टी के साथ ही हरा सकते हैं एम्पर को, और शायद ना भी हरा पाए। एंड आफ्टर डेट आता है ईमू, जिनको कि हराना इनके लिए इम्पॉसिबल है। कितने भी ज्यादा जोर लगा लें, एक साथ अटैक कर दें तो भी, क्योंकि शायद से ईमू ने किसी तरीके का कर्ज लगा रखा है इन 5 पे, जिसकी हेल्प से लिटरली सैटर्न को ईमू ने मैरी जोआ से ही भस्म कर दिया था। एंड दैट्स इट। आई होप तुम्हें पता चल गया होगा कि 5 एल्डर्स कितने स्ट्रॉन्ग है। एंड होपफुली तुम्हें ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड भागो।